जय जोहार, जय हिंद। डे 5 के डेली 100 डे मेंस चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कह रहेगा 1857 की क्रांति से 1950 तक हमारी आज़ादी की कहानी। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार अपना रुख कैसे बदलता है, जो उनके प्रशासनिक एक्ट के थ्रू हम लोग को नज़र आता है। दूसरा, इसी टाइम में बहुत सारे जो मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस जो ब्रिटेन पढ़ने जा रहते हैं, वहाँ का जो ब्रिटिश, जो यूरोप का पुनर्जागरण का उसका इफेक्ट पड़ता है। और बहुत से सोशो इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए वो यहाँ पे आके एक तरह से अग्रणी दूत बनते हैं। साथ में इंडिया के खुद जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं और इंडिया के कल्चर को समझते हैं, वो लोग भी एक नया डायमेंशन देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये पीजेंट, ट्राइबल और वर्कर मूवमेंट। जो कृषक है, जनजाति हैं, वो उनका विद्रोह जारी रहता है। अगला, नेशनल अर्ली नेशनलिस्ट और फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बहुत सारे संगठन हैं, वो आते हैं और अपने पक्ष रखते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं ब्रिटिश सरकार के सामने। लेकिन इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट भूमिका जो लेके आते हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं लगभग 20 से 30 साल तक। और उनके नेतृत्व में जो है बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन होते हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके अलावा जो गरम दल के नेता बोल सकते हो, या फिर एक अलग अलग तरह का से क्रांति करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं, रिवोल्यूशनरी रहते हैं, आर्म का यूज़ करते हैं, जो वायलेंस का यूज़ करते हैं, वेपन का यूज़ करते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये जो सरकार है 1857 के बाद एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाने की बात करती है। और वो उसके कारण बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि चुनाव लेके आते हैं पहली बार यहाँ पे। उसके बाद इंडियंस का जो सरकार में परसेंट बढ़ाते हैं, उसके साथ ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और 1950 में हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लागू करते हैं और 1947 में आज़ाद होते हैं। तो इस टॉपिक में अगर देखा जाए, थोड़ा इन डेप्थ जाएँ, तो उसके सब टॉपिक में हम लोग को नज़र आएगा कि 1857 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, जिसमें ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करती है और जो पूरे पावर है क्राउन अपने हाथ में ले लेती है, और जो अब ब्रिटिश संसद के थ्रू भारत को चलाने की कोशिश किया जाता है, और वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में एक नया वायसरॉय प्रणाली शुरू करते हैं। साथ में महारानी क्वीन घोषणा करती है कि जो हमारा जो मकसद है यहाँ पे अच्छे से शासन करना रहे। और उसके साथ ही जैसे उन हमको पता है कि 1857 की क्रांति में जो सेना है उन्होंने ही विद्रोह किया था, तो सैनिक के साथ साथ, आर्मी के साथ साथ सिविल प्रशासन में बहुत बदलाव लेके आते हैं। दूसरा टॉपिक अगर देखें तो इतना टाइम जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलता है, जो कि अपने आइडेंटिटी को खोजने का ये वक्त रहता है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे जो ओल्ड टेक्स्ट हैं उसका अध्ययन करते हैं। लोगों को अपने देश के बारे में बताया जाता है, अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, अपने समाज के बारे में बताया जाता है। इसी टाइम बहुत सारे संगठन बनते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक। और इस अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट होता है मुस्लिम समाज में, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। एक एनी बेसेंट हैं जो थियो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व करती है और इंडियन फिलोसॉफी के बारे में अच्छे से बताया जाता है। साथ में युवा बंगाल आंदोलन हेनरी वी एन डेरोजी के नेतृत्व में होता है। तो इस टाइम के जितने भी संगठन हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीजेंट, ट्राइबल और वर्कर्स मूवमेंट, जो कृषक, जनजाति और श्रमिक आंदोलन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से भी आते रहते हैं, जैसे कि संथाल, भील, मुंडा विद्रोह, ठीक, डेक्कन रायट्स, तेभागा एकता, चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो किसान आंदोलन है। साथ में बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनते हैं और उनके हड़ताल बनते हैं, हड़ताल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है जिसको पढ़ना रहता है।
उसके बाद जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो भावना कैसे करके डेवलप होती है, उसके लिए बहुत सारे संगठन बनते हैं। और बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगठन में से एक जो ऑल इंडिया संगठन बनता है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। ठीक। और आईएनसी, इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने रहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे जो एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आईएनसी करता है, जो 1885 में बनता है। और जो फाउंडर ए ओ ह्यूम रहता है, वो एक सिविल सर्वेंट रहते हैं, रिटायर्ड। उसके अधिवेशन होते हैं हर जगह, और हर साल एक नया प्रेसिडेंट चॉइस करते हैं। तो ये ज़्यादा डेमोक्रेटाइज बनाने की कोशिश होता है। उसके बाद विथ टाइम क्या हो जाता है नेशनलिज्म में कि 1905 के आसपास में, 1905 के आसपास में जब बंगाल का विभाजन होता है, तो बंगाल का विभाजन होता है तो किस टाइप से हम लोग विरोध करेंगे, उसके कारण टूट जाता है। 1907 में बंगाल विभाजन 1905 में होता है, 1907 में टूट जाता है। और दो दल बनते हैं, नरम दल बनता है और एक गरम दल बनता है। तो नरम दल और गरम दल के कौन कौन नेता रहते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद जो 1906 में जो मुस्लिम लोग को अचीवमेंट करने के लिए एक मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है उसको वैलिडता दे देती है। और यहाँ पे फिर से जो ब्रिटिश है हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देता है, और 1909 के आते आते एक सेपरेट इलेक्टोरेट का भी कॉन्सेप्ट आ जाया रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं तो वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर पहला स्टार्ट हो जा रहता है। और इंडिया में उसी वक्त वर्ल्ड वॉर के बीच में गांधी जी का आगमन होता है। और वो जब आते हैं तो ये जो आईएनसी का फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स चलते रहता है, या फिर जो तिलक होम रूल जो लीग है, होम रूल का आंदोलन करते रहता है। लेकिन अचानक तिलक जी की भी डेथ हो जाती है, तो फिर उसको गांधी जी संभाल लेते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट अलग अलग बेसिस पे होता है। सबसे पहले वो किसानों की समस्या सुलझाते हैं, ठीक। उसके बाद अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स के लिए समझाते हैं। और आज भी अगर आप किसी का नेता बनना चाहते हैं, तो अगर आपके साथ किसान अगर साथ हैं, मजदूर साथ हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा आंदोलन कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा नेता बन सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो टर्की का विभाजन होता है, तो मुस्लिम समुदाय बहुत नाराज़ हो रहते हैं। तो उतना टाइम वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करते हैं, और एक तरह से जन आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, उनके बाद 10 साल के बाद जो इम्पोर्टेंट जो आंदोलन होते हैं, संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, जिसमें क्या होता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसमें सरकार को डायरेक्टली गांधी चैलेंज करते रहता है। और सिंपल चीज़ से चैलेंज करते रहता है, नमक टैक्स, खाने की चीज़ में कितना टैक्स लगा रहे हो। तो नमक कानून, दांडी मार्च करते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में एक होता है, ब्रिटिश किसी के सामने एक साथ बैठ के समझौता करते हैं, और वो गांधी और एरविन का पैक्ट रहता है। और इसी टाइम में ही अगर आप गांधी और एरविन का टैक्ट जो दोनों का समझौता है, और सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है गांधी गोलमेज सम्मेलन में। और यहाँ पे भी जब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में जाते हैं, तो सिंगल हैंडली, ठीक है, बीच सम्मेलन होते रहता है, प्राइम मिनिस्टर बातें करते रहते हैं, पूरा होते रहता है, गांधी उठ के आ जाता है और असफल रहा बोल देता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए तो वहाँ पे उसके बाद क्या करता है, जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट भूमिका रहता है 1942 में, वो है गांधी ने एक नारा देता है, डू एंड डाई, ठीक है ना। उन्होंने उनको समझ में आ जाता है, और इतना टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलते रहता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलते रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश को भी पता रहता है। तो अब क्या हो जाता है, गांधी से लेके कांग्रेस सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो लास्ट जो मूवमेंट का भारत छोड़ो आंदोलन कोई लीडर के थ्रू नहीं, लीडरलेस आंदोलन रहता है, और बहुत सारे नए नए लीडर्स बनते हैं। और वो एक क्या करते हैं, देश को अंतिम पड़ाव में लेके चले जाते हैं। और ब्रिटिश को इसके बाद समझ में आ जाता है कि अब ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते, क्योंकि साथ में जो जो आर्मी या फिर जो क्रांतिकारी रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज भी सामने तैयार रहता है। साथ में उसके पहले भी बहुत सारे जो इंडिविजुअल क्रांतिकारी जो थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, उनके जो काकोरी कांड, गदर आंदोलन, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए रहता है। जब गांधी जी सक्रिय नहीं रहते तो उतना टाइम ये जो
रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वो हमेशा सक्रिय ही रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारियों का एक जो लिमिटेड था कि व्यापक लोगों तक नहीं पहुंच पाए रहते हैं। लेकिन गांधी जी का जो पीसफुल मूवमेंट है वो भले स्लो था लेकिन ज़्यादा लोग के पास पहुंचा था। इसके साथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले राजतंत्र रहता है, उसमें रूल का कोई इस स्पेस नहीं। लेकिन संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के और इंडिपेंडेंट के रूप में ब्रिटिश का लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो उन्होंने जो हर 20 साल में एक रेगुलेटरी एक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है। इस एक्ट से ऑलवेज क्वेश्चन आता है, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें पहली बार इलेक्शन का जिक्र होता है और इलेक्शन के लिए लोगों को लिमिटेड फ्रेंचाइजी मिलता है। उसके बाद लगभग 10 साल के बाद बोला जाता है कि हम लोग यहाँ का जो किस टाइप से शासन कर रहे हैं उसका फिर से क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो उसके लिए साइमन कमीशन को भेजते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यहाँ कोई इंडियन नहीं रहता, हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। फिर वो हम लोग चैलेंज लेते हैं और एक नेहरू, ये बड़ा नेहरू है, ठीक है, ये छोटा नेहरू पूर्ण स्वराज, बड़ा नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, वो एक रिपोर्ट लेके आता है कि हम अपना देश को कैसे बनाएंगे। और उसके बाद सबसे पहला विरोध जवाहरलाल नेहरू भी करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को इतना दिन नहीं रुकना है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस और जो यंग नेहरू, वो पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं 1930 में। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश एग्री हो जाता है सबको बुलाने के लिए और गोल्ड में सम्मेलन करता है। और वहाँ पे सब संप्रदाय, सब टाइप के लोग, सब टाइप के राजा जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में अपने अपने बातें रखते हैं और एक वाइट पेपर बनता है कैसे करके देश को चलेगा। तो वो उन लोग लिखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में, वो लोग किस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा उस चीज़ को पूरा लिखते हैं। और जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो भारत को युद्ध में बिना बोले बिना बोले ही, बिना क्या बोल सकते, बिना परमिशन के ही झोंक देते हैं। तो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आ, जब यहाँ पे रूल करते रहता है इलेक्शन के बाद, वो सब पूरा रिजाइन कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, अंग्रेज बार बार इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर जो प्रोविंशियल सरकार रहती है उसको बार बार क्या है मनाने की कोशिश करता है। अगस्त प्रस्ताव लेके आता है, फिर बोलता है तुम्हारा डिमांड क्या है। उसके बाद क्रिप्स मिशन लेके आता है, उसमें भी बोलता है कि हम पूर्ण स्वराज नहीं देंगे, हम लोग पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। वो लोग बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस देंगे। फिर कैबिनेट मिशन लेके आता है, तो कैबिनेट मिशन में फिर बाद में बोलता है कि चलो ठीक है, तुमको अपना जिस टाइप के जीवन जीना है, जिस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में रहना है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, यहाँ पे बोलता है। और फिर बाद में घोषणा करते हैं जो माउंटबेटन प्लान के बारे में कहा जाता है, उसमें बोला जाए कि ये देश को आज़ाद मिलेगा, ठीक है ना। पहले तो जून 1948 रहता है, लेकिन माउंटबेटन प्लान के रूप में क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश छोड़ के चले जाएंगे, ये कहते हैं। और उसके बाद एक अधिनियम आता है 15 अगस्त अधिनियम बोल सकते हैं गौरव। और इसके थ्रू हम लोग को क्या है कि पेनफुल्ली, मतलब बोला जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान को दो भाग में काट के और प्रॉब्लम क्रिएट करके वो लोग निकल जाते हैं, जो कि अभी तक है। उसके बाद हम लोग अपना देश को कैसे करके गवर्न करेंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण शुरू होता है। कैबिनेट कमीशन नहीं कहा रहता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक बॉडी बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया जाता है, जिसके थ्रू क्या है कि संविधान का संरचना कैसे होगा, तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। और वो लोग, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1929 को जब घोषणा किया रहता है, तो उसको रिमेम्बरेंस करने के लिए जो गणतंत्र दिवस या फिर जो हम लोग मनाते हैं या फिर घोषणा करते हैं संविधान को पूरी तरह से अपनाने का, वो 26 जनवरी 1950 को करते हैं। तो इस टाइप से एक क्या है कि पूरा लीगल हिस्ट्री भी है साथ साथ, और ब्रिटिश का आने और जाने का पूरा प्रोविज़न है। तो अब देखते हैं कि आपका आज का जो क्वेश्चन क्या क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है,
व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? 1878 का देश प्रेस अधिनियम क्या है? वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का होता है देशज बोलते हैं, स्थानीय, ठीक है ना, स्थानीय प्रेस अधिनियम। दूसरा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है, बंगाल विभाजन के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, 4 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं कि हाउ डिड द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म? भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आपको 8 मार्क्स में लिखना है। 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो है ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1947, हाउ डिड इट सेव द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नेंस? तो आप भारत में 1858 से इसको 1950 तक ले लीजिए, 1950 तक हुए संवैधानिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और इसने स्वतंत्र शासन की अवधारणा अवधारणा को किस तरह से आकार दिया, आपको बताना है 10 मार्क्स में। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखना है वो है 15 मार्क्स का, जो कि आपका पूरा इतिहास चेक कर लेगा। इवॉल्यूएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन नेशनलिज्म इनटू अ मास मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रवाद को जन आंदोलन में परिवर्तन करने में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा, टू व्हाट एक्सटेंट डिड सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी इन्फ्लुएंस द फाइनल फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के अंतिम चरण पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।